नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल। पूरे जोश से, पूरे उम्मीद से, पूरे लगन से दोस्तों लग जाइए। अब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, बहुत ही तगड़ी वाली बहाली आने वाली है उत्तर प्रदेश में। और बाकी आपको पता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। करंट में अगर आप देखेंगे थोड़ा 2-3 महीने बाद तो आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स लग जाएँगे। इसके बाद आपका ग्रुप डी का रेलवे का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, आरएएस का एग्ज़ाम है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पे हैं दोस्तों। आप लोग की अगर सहमति होगी, तो दोस्तों दोपहर के समय यानी कि 12 या फिर 11 के बीच में हम लोग साइंस का टेस्ट रख लेंगे। और बता रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वहाँ से सारे एग्ज़ाम्स में प्रश्न आएँगे और एक भी क्वेश्चन उस सेशन से बाहर नहीं आएगा। जिस प्रकार से साइंस के सेशन चलते हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएँगे। हर एक टॉपिक कराया जाता है, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे दोस्तों इससे हम। बस आप लोग लगन से लगे रहिए। हमारी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि बच्चों की संख्या जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक्स अपने आप शेयर होने लगेंगे। आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ आप लाइक करिए, अपने स्टेटस लगाइए दोस्तों, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़े हैं दोस्तों, वहाँ पे शेयर करिए। बस हमारी यही उम्मीद है, हमारी यही चाह है। इसके बाद सारी कंप्लीट आपके जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब कुछ कराया जाएगा। ज्योग्राफ़ी के सेशन चलते हैं, लगभग 15 से 16 वीडियो आ चुके हैं ज्योग्राफ़ी के, आप उसको देखिए। उसमें से पिट में करीब 5 क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आया था करीब, 3 या 4 क्वेश्चन आया था दोस्तों उसमें से। आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं आया था तो फिर बताइएगा, पेपर सॉल्व करिए पहले आप। पेपर भी तो आपको कराया गया है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन-सा विभाज्य नहीं है? अब आप ही बताओ कौन-सा विभाज्य नहीं है? दोस्तों आपको पता है, अणु टूटता है परमाणु में और परमाणु भी टूटते हैं दोस्तों, छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इस तरह टूटते हैं कि नहीं भाई? टूटते हैं भाई। इसके बाद मिश्रण की अगर बात करें दोस्तों, मिश्रण, जैसे हम बात करते हैं यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब जैसे H2O हो गया, मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। मिश्रण को अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको नहीं अलग किया जा सकता। जैसे हम बोले, आप दूध से क्या बना लीजिए, दही बना लीजिए, तो यह एक प्रकार का यौगिक क्रिया हो गई, मतलब रासायनिक क्रिया हो गई। तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, ना ही इसको फिर से हम उसी के फॉर्म में या फिर दूध के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। तो इसको बोला जाता है भाई यह नहीं विभाज्य हो सकता। एक बार बन गया तो बन गया, है ना दही। एक बार बर्फी बन गई तो बर्फी बन गई। अब उससे दोबारा हम मिल्क नहीं बना सकते। एक बार मिल्क केक आपने बना दिया तो बन गया भैया मिल्क केक। एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से आपने केक डिजाइन कर दिया, क्या उसमें से सारे के जितने जितने प्रोडक्ट आपने मिलाया है सबको अलग कर सकते हैं? बाय द वे अलग कर भी लिए तो शायद उस फॉर्म में ना मिले जिस फॉर्म में पहले था, है ना? तो याद रखिएगा, मिश्रण को भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे H2O है, फिर से ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। परमाणु भी ब्रेक होगा दोस्तों, अणु भी ब्रेक होगा। ये नहीं कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो विभाज्य नहीं है, यानी कि सभी के सभी क्या हैं, विभाज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। ये देखिए प्रश्न आपका रेलवे में पूछा गया था, एनटीपीसी में, दोस्तों टीसी में पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों। यह प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है दोस्तों। ये हमेशा रिवाइज होते रहते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूसरा प्रश्न फटाफट आप लोग बताइए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हमने अभी बताया, ऐसा परिवर्तन जो अपना रूप दोबारा न धारण करे। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से लस्सी का बनना, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होना, है। जैसे कि हम बात करें भैया मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे हम बात करें कोई भी प्रकाश की लाइट है, उसको हम उसको हम ताप में या फिर प्रकाश लेने में इसमें कन्वर्ट कर दें, उष्मा में कन्वर्ट कर दें, ये भी एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा ऐसा प्रक्रिया जो कि हम दोबारा पुनः उसे रूप में पा लें, उसे कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। जैसे बात करते हैं बर्फ का जमना, बर्फ जमा, पानी मिला भैया पिघलने पे, फिर वाष्प बना, फिर इस ये क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार की क्रिया प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रक्रिया। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं भाई साहब, जलना होता है रासायनिक प्रक्रिया, लेकिन पिघलना होता है भौतिक प्रक्रिया। जैसे हम बात करें पानी में, यानी कि एक बॉटल पानी में हमने नमक मिला दिया, नमक का घोल मिला दिए भैया, नमक के बाद हमने मिला दिया चीनी का घोल मिला दिया, ये सब भौतिक प्रक्रिया है। हम उसको मिश्रण को अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया कभी भी अलग नहीं हो सकती दोस्तों। एक बार बन गया तो बन गया। चलिए, इसमें बताना है आपको रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए भैया। देखिए, प्रिज्म में से प्रकाश पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होना, ये तो भैया भौतिक परिवर्तन है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, भाई यह भी है, यह हमारा रासायनिक प्रक्रिया है। सब्जी जब आप पकाते हैं तो पक जाए। जैसे आलू कच्चा है, उसको जब सब्जी बनाया आपने, फिर सब्जी बन गया तो फिर क्या उसे आप कच्चे आलू के रूप में प्रकट बना सकते हैं भैया? परिवर्तित कर सकते हैं कच्चे आलू के रूप में, बनी हुई सब्जी को, बने हुए परोरे को, बने हुए टमाटर को नहीं ना ला सकते कि भैया ला दिए, बन गया हमारा, ज़्यादा हो गया सब्जी, तो अब उन्हें हम क्या करते हैं, कच्चे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं भाई, सेव करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये आपका
गलत है भैया, यही हमारा मतलब कि इस प्रश्न का यही राइट आंसर होगा। देखिए आगे देख लेते हैं, सानी हुई मिट्टी का सूखना, सूखने पर भंगुर हो जाना। भाई सानी हुई मिट्टी है, गीली मिट्टी वो सूख गई, फिर से गीली हो सकती है, फिर से सूख सकती है, फिर से गीली हो सकती है, मतलब यह प्रक्रिया चलता रहेगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, नमक का पानी में घुलना, अभी तो बताया, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन सिर्फ हमको एक यहाँ पे मिला दोस्तों, यह वाला, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना भैया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए हम आपको बहुत सारे रासायनिक सूत्र बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए NaOH यह है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, यह बोला जाए Na2CO3 का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, यह धोने वाला सोडा है। अब यह धोने वाला सोडा है, अब इसके साथ अगर हम लगा देते हैं Na2CO3, अब इसके साथ हमने लगा दिया इंटू 10H2O, तब ये जाके प्योर हो जाएगा दोस्तों, मतलब यह पूरा फार्मूला होगा, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं सही। दोस्तों अगर बात करें NaHCO3 क्या है सर, NaHCO3 है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो वह सोडा होता है जिसमें हम लोग गुलाब जामुन में मिलाते हैं भैया ना। हैं? किसके किसके मुंह में पानी आया भैया, फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, जिससे कि बच्चों की संख्या जो कम दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाए। एक बार तो दया खाया करिए भाई, आपके लिए पूरा टेस्ट बनाया जाता है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन हो जाइए, सारे क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा, चाहे वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो, चाहे आपका डेली साइंस का हो। अब डेली हम लोग आपका जीके का भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। हम लोग डेली 12 से 11 बजने के बीच में दोस्तों डेली साइंस डेली हम लोग जीके का क्लास देखेंगे डेली, उसमें कभी हम लोग इतिहास ले लिया जाएगा, कभी ज्योग्राफी ले लिया जाएगा, इस तरह के प्रश्न, ठीक है ना। अब CaOH का ट्वाइस क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखेंगे दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, सोडियम धोने का सोडा है तो Na2CO3 है। अब देखिए हम आपको बहुत सारे बताते हैं थोड़ा सा केमिकल नेम, जैसे बात करें दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 याद रखेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं भैया खड़िया, या फिर बोलते हैं चूने का पत्थर, या फिर बोलते हैं संगमरमर, या फिर देखते हैं आप ना जो हम लोग के बचपन में जो चौक से लिखा जाता था वाइट वाइट, यही चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट, चौक जिसे बोलते हैं दोस्तों। CaH2 क्या होता है दोस्तों, CaH2 बताएंगे हाइड्रोलिथ होता है, यानी कैल्शियम हाइड्राइड होता है, उसे बोलते हैं। अच्छा NH4Cl क्या होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड होता है भाई, NH4Cl ये पूछा जाता है, नौसादर जिसे बोलते हैं, अभी नौसादर का यूज आगे देखेंगे होगा। NH4Cl आप याद कर लेंगे, नौसादर, नौसादर का केमिकल नेम क्या होगा दोस्तों, बता देंगे अमोनियम क्लोराइड भैया, NH4Cl। अगर बात करें लेड ऑक्साइड क्या होगा दोस्तों, लेड ऑक्साइड का मतलब पीबीओ का मतलब दोस्तों लिथार्ज बोलते हैं इसे, इसका जो शुद्ध नाम है लिथार्ज होता है, लिथार्ज को ही बोलते हैं लेड ऑक्साइड, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें लाल सिंदूर, आपने बहुत सुना है, लेकिन इसका केमिकल नाम बताइए, तो लेड पराक्साइड मतलब Pb3O4 होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। दोस्तों पूछा जाता है नाइट्रिक अम्ल बताइए, नाइट्रिक अम्ल और दोस्तों HCl मिलकर दोस्तों आपको एक्वारिजिया बनाते हैं, जिसमें कि बहुत ही जैसे कि कठोर जितने भी तत्व हो गए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको घोला जाता है, इसको पिघला दिया जाता है उसमें, तब जाके अन्य ज्वेलरीज वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 प्लस HCl, यानी कि HNO3 का 1 भाग, HCl का 3 भाग, यानी 1/3 भाग मिलाकर एक्वारिजिया बनता है दोस्तों। एक्वारिजिया पूछा जाता है आपसे अगर कि जो सोने को किस एसिड में गलाया जाता है, किस एसिड में साफ किया जाता है चांदी को, सोने को, तो बताएंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किससे बनता है, HNO3 का 1 भाग होता है, HCl का 3 भाग होता है, याद रखेंगे दोस्तों। और H2SO4 होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, याद रखेंगे। ये हमारे बैटरी में जो हम लोग स्टोरेज बैटरीज करते हैं, कार वगैरह चलाते हैं बैटरी से ना, उसमें यूज होता है, जो हम लोग टॉर्च वगैरह चलाते हैं उसमें यूज होता है। इसी तरह क्लोरोफार्म है भैया, क्लोरोफार्म बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रख लेंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन बोलते हैं, CHCl3 होता है क्लोरोफार्म। पायरीन होता है, या तो नहीं पूछा जाता है, फिनाइल पूछा जाता है, फिनाइल का याद कर लेंगे, हाइड्रोक्सीवेंजीन बोलते हैं उसे, जैसे वेंजीन होता है C6H6, उसी तरह होता है फिनॉल हाइड्रोक्सीवेंजीन होता है, उसे बोलते हैं C6H5OH होता है दोस्तों, याद रख लेंगे। इस तरह बहुत सारे, जैसे फिटकरी हो गया, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट हो गया, K2SO4 L2SO4 का थ्रायस 24H2O होता है भाई। लाल दवा हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4 होता है उसका। जैसे दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं ना, MgOH का ट्वाइस, ये होता है ना, तो इस तरह बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखते हैं जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर कराते हैं, तो वही होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इतने प्रश्न हैं, और आप कहेंगे आपका डिमांड होगा तो एक वीडियो में केवल हम लोग सूत्र ही ले लेंगे, पूरे फार्मूला जितने केमिस्ट्री के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे हर एग्जाम में।
जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है भाई, बताइए। अगर जल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस प्रकार से क्या अब हमको देता है, बताएंगे दोस्तों। अम्लीय प्रकृति देता है भाई, अम्लीय प्रकृति देती है, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अगर यहाँ पे H होता, OH का रूप होता, OH प्रारूप होता दोस्तों, यह बना देता क्षारी। तो याद रखिए, जब भी ऑक्सीजन की बात होगी तो अम्लीय होगा। अब कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारी होता है, कल वाले जो सेशन देखे होंगे बच्चे, वो पीएच मान भी निकालना सीख गए होंगे बेहतरीन तरीके से। बताइए इसमें, तीनों लवण को जब जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है भाई। तीनों नहीं दोस्तों, यहाँ पर इनो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इनो होगा, इनो, इनो कर लीजिए भैया, तीनों नहीं होना चाहिए यहाँ पे इनो। इनो जो हम लोग पीते हैं देखते हैं ना, गैस्ट्रिक बनाता है, लोग कहते हैं भैया डकार आ गया, गैस निकल गया बाहर, ये नहीं, वही तो गैस बनाता है ना, वही तो गैस बनाता है भैया। उसमें क्या होता है, CO2 होता है, याद रखेंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपके पेट को क्या कर देता है दोस्तों, पेट को जो आपको अम्लीय होता है ना, क्षारीय प्रकृति का बना देता है, और वहाँ से आपको डकार आना स्टार्ट हो जाता है भाई। याद रखेंगे, जब हमारा दांत, हम सुबह क्यों साफ करते हैं दांत, क्योंकि हम लोग जो रात में खाना वगैरह खाए हुए होते हैं ना, हमारे दांत में जमा होता है, एक प्रकार से हमारे दांत की क्षरण होने लगेगा अगर हम लोग क्या करेंगे, टूथपेस्ट नहीं करेंगे। हमने कल बताया था टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है 8 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। लेकिन आप जो खाना खाते हो उसमें HCl, मतलब बहुत सारी चीज़ होते हैं, आपके पेट में HCl होता है, मुंह में लार होता है, वो सब अम्लीय होते हैं दोस्तों, जिसका कि 7 से कम होता है मान। तो वो क्या होगा, आपके दांत को क्षरण करने लगते हैं, दांत को आपको सड़ाने लगेंगे अगर आप अम्लीय, मतलब कि रोज सुबह आप लोग क्या करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो। समझ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, ये तो बेहतरीन प्रश्न है, हमने इसको भी कर लिया है पूरा, जितने भी खोज हुए हैं हमने कर लिया है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। भैया 30-25 से 22 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप लोग एक बार बैठेंगे 2 की स्पीड पे करके देखेंगे, तो मतलब कि 1 घंटे में आप कम से कम 5 या 4 वीडियो खत्म कर लेंगे। समझ रहे हैं, अभी मिनिमम हुआ भी नहीं, 23वां लेक्चर है, सब देख जाइए। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आ जाए तो बताइए भैया, खोल के बताइए, कमेंट करिए, झाड़ के कमेंट करिए भैया, बिल्कुल भी कमेंट करिए, चाहे जहाँ भी दीजिए, साइंस में, चाहे जो भी सेक्टर हो साइंस का दोस्तों, आप दीजिए, देखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा 100% गारंटी के साथ। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, चैडविक ने किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था भैया, जे थॉमसन, बताइए फटाफट। रदरफोर्ड ने क्या किया था भैया, प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज नहीं, प्रोटॉन का नाम रखे थे, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने किया था, बताएंगे, गोल्डस्टीन ने किया था दोस्तों, गोल्डस्टीन ने। न्यूटन ने क्या किया था दोस्तों, न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने यह बताया था कि जो आपका दोस्तों यह प्रिज्म होता है, इस पे 7 कलर होते हैं, मतलब कि इस पे टकराने के बाद प्रकाश 7 कलरों में बढ़ जाता है, यह भी न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत दिया था, जिसे बताया था प्रकाश कण के रूप में चलता है ना। आपने दूर पढ़ा है, आप लोग फिजिक्स वाला सेक्शन नहीं देखा है दोस्तों, 18 तक जो वीडियो है, 18 तक जो टेस्ट है दोस्तों, उसमें केवल और केवल फिजिक्स का चर्चा हुआ है, पूरा फिजिक्स खत्म कर दिया गया दोस्तों। 18 से लेकर 19, मान लीजिए 19 वीडियो तक आप देखेंगे ना, 19 वीडियो तक जितना भी इसमें कराया गया, 23वां लेक्चर है, आप 19वां लेक्चर तक, फर्स्ट से 19वां लेक्चर तक देखेंगे दोस्तों, मिलाकर 1000 प्लस, 1000 प्लस क्या है दोस्तों, 1500 के आसपास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के। अगले प्रश्न चलिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है भैया, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वही आपका क्या है भैया, क्षारीय है, और बाकी सब क्या है, अम्लीय है। नहीं भैया, ऐसा देखिए नहीं होता है। अब हमने बोल दिया OH जिसमें आता है वही क्षारीय होता है, अब यह थोड़े है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा वह अम्लीय नहीं होगा, वो भी अम्लीय होता है, लेकिन OH नहीं आना चाहिए उसमें। अगर OH आ गया तो क्षारीय हो जाएगा, अगर O नहीं भी आया है तो जरूरी नहीं कि वो अम्लीय से क्षारीय हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि O नहीं आया है तो वो अम्लीय न हो, अम्लीय हो भी सकता है। अभी देखिएगा आप, जैसे नाइट्रिक एसिड हमने बताया HNO3 होता है, देखिए HNO3 होता है दोस्तों, HNO3, इसमें O आ गया ऑक्सीजन भैया। अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, यह भी अम्लीय, यह भी अम्लीय। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दोस्तों, HCl, तो बताइए इसमें O तो नहीं आया है, लेकिन अम्लीय है भैया, खतरनाक अम्लीय है। अगर बोलेंगे डायलूट HCl तो बताएंगे इसका जो पीएच मान होता है 0 होता है भैया। बेहतरीन तरीके से हमने पीएच मान कल वाले सेशन में पढ़ लिया है, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, HCl, यानी कि सी होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खाने का सोडा है भाई, खाने का सोडा का हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, NaHCO3 और NaCO3, है ना। देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, यह कपड़े धोने के लिए होता है, और NaHCO3 है, ये किस लिए होता है, खाने के लिए यूज होता है। अब देखिए इसमें H एक्स्ट्रा आया है, अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको जिंदगी के लिए। घर में बाई आती खाना बनाने, खाना बनाने की आती है, बाई आती है, जब बाई आ गई तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें एक अंक ज्यादा हो गया, वो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई आती खाना बनाने, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे खाने में यूज होता है भाई। इस तरह से याद कर लेंगे, बाई
से खाना, खाना बनाती है तो खाना खाने के लिए यूज होता है भाई NaCO3। इस तरह याद कर लेंगे। NaCO3 क्या होता है दोस्तों? ये कपड़े धोने के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा राइट आंसर? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों सिब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जिसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आप बोला जाए आपको NaCl, जो आपके घर में नमक होता है दोस्तों, वो भी बिना पिघले उड़ जाता है। अगर आप खुले में रख देंगे, बरसात के समय रख देंगे तो देखेंगे सीढ़न लग जाता है ना। लेकिन अगर आप उस तरह देखेंगे तो अगर रख देंगे उसको खुले में ना, नौसादर जैसे हो गया। नौसादर के बारे में हमने अभी बताया। नौसादर का फॉर्मूला क्या बताया भैया? नौसादर अभी हमने तुरंत बताया है, रिवीजन भी करा देते हैं आपको। NH4Cl, NH4Cl, ये भी नौसादर होता है। नौसादर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और आपका कपूर हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? डायरेक्ट इसको रखेंगे तो बिना पिघले ये उड़ जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। इसी बोला जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सिब्लिमेशन। दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भैया बेहतरीन जवाब इसको दीजिएगा आप लोग। देखिए हम इसका पूरा खोल के बताएंगे आप लोग को, और ओपनली पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनते रहिए, ये बेहतरीन प्रश्न है। किस इसमें क्या पूछा गया है? पहले कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको गलत बताना है। कौन सा गलत है यह बताना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कौन सा गलत है यह बताना है। किसी जलीय, यहाँ पे जली होगा दोस्तों, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल का क्वथनांक से अधिक होता है। भाई बताइए आप, जब आप जल में अगर किसी भी सब्जी को अगर उबालते हैं तो उसमें नमक डालते हैं तो जल्दी उबलने लगता है। लोग बोलते हैं, मम्मी लोग घर में ना, कि भैया प्याज जब उबाल रहे हो या फिर मीट वगैरह बना रहे हो, मुर्गा वगैरह बना रहे हो, तो आप उसमें जब प्याज डालते हो दोस्तों, तो आप क्या करते हैं कि उसमें नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी उबल जाए। आप देखते हैं बर्फ, बर्फ पे नमक डालते हैं कि वो कम पिघले। याद रखिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, और गलनांक बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। याद रखेंगे, अगर गलनांक हमको कम करना है तब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, और क्वथनांक बढ़ाना होता है तब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ये दोनों प्रक्रिया याद रखेंगे दोस्तों। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। हम बता रहे हैं दोस्तों, लाजवाब तरीके से आपको बिल्कुल भी सफलता सफलता का बैच एक तरह से देखिए। अब बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको भटकना नहीं है। डेली टेस्ट दीजिए बस। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। भाई ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है ना। ये तो बोला जा रहा है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक है। भाई बिल्कुल अधिक है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। क्या यह राइट है? बताइए, क्या बढ़ जाता है कि घट जाता है? दोस्तों यही तो गलत है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है विभव, जल विभव। तो नेक्स्ट देखिए, सी वाला यह भी सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब, जो जल का वाष्प दाब होता है, शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप बताओ जब पानी उबालते हो तो पानी में बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि जो पानी उबलती है दोस्तों, तो पानी का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है, या फिर वायुमंडल के दाब से बराबर हो जाता है, तब आपका पानी उबल जाता है ना, तब वो वाष्प बनने लगता है। यही तो बोल रहा है ये चीज़, यानी कि ये राइट है, यानी कि ये सही है। मतलब इसका, ये हमारे राइट, यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसमें बोलना है कौन सा गलत है। यह भी सही हो गया, ए वाला भी, और सी वाला भी। बी तो गलत है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का हमें गलत बताना है, तो गलत हमारा बी हो जाएगा भैया। अगला देख लीजिए, डी भी आप देख लीजिए भैया। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। आप ही बताओ, जब किशमिश भिगोते हो सुबह के लिए कि भैया फूल जाती है, जब चने भिगोते हो फूल जाती है, वो तो यही क्रिया होती है अर्धपारगम्य झिल्ली का भाई। चलिए अगला, ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बी इस क्वेश्चन का गलत आंसर है ना, जो पूछा गया हमसे। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जली विलयन है। भैया ये तो बताया गया है बहुत बार, अब इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कल भी बताया गया था ऐसा क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है। पीएच क्या दर्शाता है? पीएच हम क्यों यूज करते हैं? पीएच वैल्यू, जिसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन, आप याद रखेंगे दोस्तों, सोरेनसन साइंटिस्ट ने, बहुत बार पूछा जाता है। D2O का खोज किसने किया था? D2O का यूरे नाम के साइंटिस्ट किए थे। यूरे नाम के साइंटिस्ट किए थे दोस्तों, याद रखेंगे। आप एक क्वेश्चन बता देंगे, आप क्वेश्चन का एक आंसर बता देंगे। यूरे यूरे यूरो यूरो चिल्लाते हुए कौन सा ऐसे साइंटिस्ट थे जो नहाते हुए टब में बैठे थे, नहाने वाले टब में बैठे थे, और यूरो 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 चिल्लाते चिल्लाते भागे वहां से, है ना। तो उनका नाम जरूर बताइएगा आप लोग, हम इसका कल जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिए गलत या सही दोस्तों। कहीं से भी सर्च करके, गूगल से सर्च करिए, कहीं से भी सर्च करके उनका नाम बताइएगा। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे नहाते हुए यूरो यूरो चिल्लाते हुए बाहर आए थे? क्योंकि उनको वो जो डिस्कवर कर रहे थे वो खोज लिए थे, इसमें जो चिल्लाते हुए बाहर है भाई, सन की साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं? पागल होते हैं दिमाग से, तभी जाकर कुछ डिस्कवर कर पाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी घोल के अम्ली और क्षारीय होने का मूल्यांकन करती है भैया पीएच वैल्यू। यही तो होता है भाई, न्यूट्रल होता है, फिर इसके बाद 7 से पहले वाले 0 से 6 तक अम्लीय होते हैं, 6 के यानी कि 6 के बाद 7, 7 के बाद वाला यानी 8 से लेकर 14 तक क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय होते हैं। यही तो होता है भाई, तो राइट आंसर भी होगा। चलिए भाई देखिए, जो बच्चे जुड़े, जैसे सुमन हो गए और
गोविंदा मौर्य हो गए, इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जुड़े रहते हैं, डेली देखते हैं, कम ही बच्चे होते हैं, लेकिन हमें हमें खुशी होती है भाई। देखिए, हमें 4-5 बच्चे जो देखते हैं उन्हीं का सिलेक्शन दे दीजिए बस। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए आप लोग। बस आप लोग के जितने फ्रेंड हैं उनसे बताइए, उनसे चर्चा करिए कि भाई आप आइए प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, तब आप डेली फॉलो करिए और डेली जुड़िए और सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो देखेंगे दोस्तों, एक बार देख लेंगे आपके कहने से ना, पक्का वो नहीं जाएँगे चैनल से दोस्तों। बस आप उन्हें बोलिए और बहुत जल्द ही आपका इतिहास का, कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे, इतिहास से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो आपका प्राचीन इतिहास है दोस्तों, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से। आप लोग बिल्कुल भी 11 बजे तैयार रहिए, 11 से 12 के बीच में, बिल्कुल 25-25 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं, आपका एग्जाम तक कवर हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है भाई? आपको बताना है कौन सा तेजाब। आपको पता है तेजाब का मतलब क्या? जो आप जाल डालते हो पानी ना तेजाब वाला, किस में डालते हो? बैटरी में डालते हो। बैटरी में क्या यूज़ होता है? H2SO4 होता है दोस्तों, ये H2SO4 होता है बैटरी में, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। और HNO3 प्लस HCl मिलकर एक्वा रेजिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनका 3 भाग होता है, इनका 1 भाग होता है, रेशियो में होते हैं। HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग मिलकर के एक्वा रेजिया बनाते हैं। एक्वा रेजिया से ही हम किसी भी पदार्थ को गलाते हैं दोस्तों, जो सोना होता है, चांदी होता है, इसको गलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। जल में अधिक विलेय होते हैं, हल्के पीले रंग के चूर्ण होते हैं दोस्तों, ये हल्के पीले रंग के चूर्ण होते हैं, आपको यह बताना है। क्या यह सत्य है? बताइए। दोस्तों, जल में ये अधिक विलेय होते हैं, यही गलत है। जल में यह कम विलेय होते हैं भाई, ये जल में कम विलेय होते हैं, क्योंकि इसमें ये विरंजक चूर्ण, इसमें थोड़ा सा बालू की मात्रा पाई जाती है, ये कम विलेय होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, कम विलेय होते हैं। ये हल्के पीले रंग के चूर्ण होते हैं, ये भी सत्य है। ऑक्सीकारक होते हैं, ये भी सत्य है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है दोस्तों, ये भी सही है ना, याद रखेंगे दोस्तों। आपका क्या बोला गया है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आप जरूर बताएंगे। विरंजक चूर्ण अभी हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, जिसे बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोला जाता है विरंजक चूर्ण। देखिए, नौसादर अलग है, नौसादर का मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लेकिन ब्लीचिंग का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है विरंजक चूर्ण, मतलब कि CaOCl2, याद रखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहते हैं सोरा, सोरा कहते हैं, आपने सुना होगा, सोरा ही कहते हैं, कहा जाता है ना, जिसे साल्ट पीटर कहते हैं, साल्ट पीटर, है ना, सोरा नाइटर या फिर सोरा कहा जाता है दोस्तों, उसे KNO3 बोलते हैं। लेकिन विरंजक चूर्ण का नाम याद रखें, ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 से इसे शो करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? चूने का पानी, CaOH का ट्वाइस कहते हैं, जो जो कि दोस्तों कह लीजिए कि एक तरह से घुला हुआ सोना होता है, जिसे हम लोग चूने के रूप में यूज करते हैं, पान वगैरह के रूप में लोग लेते हैं ना। और एक होता है CaO, जिसे बोलते हैं अनबुझा चूना, वह दोस्तों देखते हैं पुट्टी वगैरह होती है जब ना घर में, तो उसका यूज करते हैं CaO का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र व्यक्त होता है? भाई, कोहरे में आपको पता है जो गैस होते हैं, गैस सिद्ध होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में। वो आप देखते हैं ना, पत्ते पे हो गया, जो हरी पत्तियां हो गई, बहुत जगह जगह वो क्या होते हैं, बैठने लगते हैं, तो हमको दिख जाता है, वो बूंद बूंद के रूप में पड़ने लगते हैं दोस्तों। मतलब कोहरा में क्या होता है? गैस होता है, गैस का द्रव में परिवर्तित होना होता है, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों, गैस का द्रव में परिवर्तित होना। कौन सा कोलाइडी है दोस्तों? कोहरा का रूप है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नीला तोता क्या है भाई? नीला तोता क्या है? हमने बताया भैया, नीला तोता क्या है? देखिए, तोता अभी हमने बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे? बताइए, इसको छोड़ दिया जाए, आपके लिए छोड़ दिया जाए, आप लोग बता देंगे इसका राइट आंसर। देखिए, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है नीला तोता किसे कहते हैं, नीला तोता का फॉर्मूला बता दीजिए, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। अभी हमने बताया था भैया, नीला तोता किसे कहते हैं। चलिए अच्छा, हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नीला तोता का मतलब होता है दोस्तों CuSO4 आप याद कर लेंगे, कॉपर सल्फेट बोला जाता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोला जाता है। भाई साहब, अब याद कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से याद करिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें, अब देखिए आइसोटोप आइसोबार से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है, आइसोटोप का मतलब होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है ना, आइसोबार का मतलब हो गया आपका, आइसोबार का मतलब ही होता है कि परमाणु क्रमांक जिसका समान होते हैं, परमाणु क्रमांक जिसका समान होता है उसे आइसोबार कहते हैं, यानी कि समस्थानिक। और संभारिक का मतलब होता है आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब जिसका परमाणु भार बराबर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, उसे आइसोबात कहते हैं। आइसोबात भी कहते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं? आइसोबात के सिवा क्या कहते हैं? देखिए, एक दो चीज होता है, ध्यान सुनिएगा। आइसोबार, आइसोबार होता है, एक बार होता है, एक टोप होता है, एक टोप होता है। टोप में क्या होगा दोस्तों? जिसके परमाणु क्रमांक बराबर नहीं होंगे, यानी परमाणु भार बराबर होगा,
है ना? याद रख, 1 मिनट गलत गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा तो इसको हमको देखने दीजिए। हाँ दोस्तों, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक और आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक और आइसोबार का मतलब समभारिक। आइसोटोप में क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक में क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होना यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होना, क्योंकि हमने बताया था जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये होता है भैया किस में? तो बता देंगे आइसोटोप में। आइसोभार में क्या होगा दोस्तों? परमाणु भार बराबर होंगे, यानी कि परमाणु भार बराबर होना और परमाणु क्रमांक भिन्न-भिन्न होना, यह आइसोबार की प्रक्रिया होती है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कौन से लवण सागर में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आप बता देंगे भैया पोटेशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, सोडियम क्लोराइड। 1 मिनट, ये भी नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है भाई। कौन सा पाया जाता है भैया? अब देखिए तो बेहतरीन प्रश्न आ गया आपके सामने। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों, सोडियम NaCl पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ना? तो आप सोडियम देखते ही टिक करेंगे, हमें पता है, लेकिन Cl पाया जाता है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग यौगिक में देखेंगे तो NaCl पाया जाता है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा महासागरों में, सागरों में, जहाँ से हम लोग नमक निकालते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्लोरीन पाया जाता है, उसके बाद Na पाया जाता है। लेकिन अगर आपके यौगिक में पूछा जाता है तो NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। इस तरह से याद रखेंगे, जहाँ से नमक निकाला जाता है। नमक सबसे ज़्यादा कच्छ के रन से, गुजरात से निकलता है भाई। याद रखेंगे। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? भाई जल अपघटन में ऊर्जा आप ही बताओ। जब पानी उबालते हो तो क्या वहाँ पे प्रकाश निकलता है, ध्वनि निकलता है, अम्ल निकलता है? नहीं ना भाई, ऊष्मा ही तो निकलती है। ये राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रोम क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग दोस्तों किसमें होता है? क्या रंगीन पदार्थों को पहचानने में होता है? क्या पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में होता है? क्या रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में होता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। भाई यही सही है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। किसका? क्रोमेटोग्राफी का यूज। क्रोमेटोग्राफी का यूज किसमें होता है दोस्तों? बता देंगे, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि आपको सिस्मोग्राफ हो गया। सिस्मोग्राफ किस लिए होता है दोस्तों? सिस्मोमीटर किस लिए होता है? तो आप बता देंगे सर इससे तो हम लोग भूकंप वगैरह की तीव्रता वगैरह मेजर करते हैं। अगर हाइड्रोमीटर है तो बता देंगे पानी का घनत्व मेजर करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर हो गया तो पानी की आर्द्रता मेजर करने के लिए होता है, मतलब इन्वायरमेंट का। एनीमोमीटर हो गया तो हवा चलते हुए स्पीड का मेजर करता है दोस्तों। अमीटर हो गया तो मतलब आप बता देंगे एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये करंट को मेजर करता है भाई परिपथ में। तो इस तरह से हैं, सब याद कर लेंगे आप। रेडियो एक्टिविटी की मापी जाती है, किससे मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी? भाई बता देंगे, एक गाइगर काउंटर से मापा जाता है। गाइगर काउंटर मूलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। तो गाइगर काउंटर अपने नाम से ही रख दिए दोस्तों, गाइगर काउंटर, जो एक तरह से क्या है, यंत्र है जो कि क्या मापता है? रेडियो एक्टिविटी मापता है। हाइड्रोमीटर अभी बताया घनत्व मेजर करने के लिए होता है पानी। सिसोमीटर अभी बताया तीव्रता के लिए होता है। अमीटर अभी बताया दोस्तों किस लिए होता है भाई? करंट नापने के लिए होता है, कितनी करंट प्रवाह हो रही है परिपथ में। नेक्स्ट, परमाणुइक संख्या Z एवं एक द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु, मान लेते हैं कोई संख्या, कोई तत्व आपका यक्ष है जिसका द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु क्रमांक Z है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है, यानी कि Z ही हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा होता तो A माइनस जेड होता है, यहाँ पर A माइनस जेड हो जाता, तब आपका A माइनस जेड हो जाता दोस्तों, याद रखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। या फिर आपका कह सकते थे कि A माइनस ई पी, प्रोटॉनों की संख्या जो है वही तो जेड है, तो परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं परमाणु भार में से, तो आ जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभावित होता है भाई? इलेक्ट्रॉन ही तो प्रभावित होता है, याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, न कि प्रोटॉन, न कि न्यूट्रॉन, यह तो गलत ही है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने से ही आपके परिपथ में करंट प्रवाह होता है। आवेश वाले में जैसे माइनस प्लस होता है ना, तभी जाके करंट प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस होता है, तभी जाके रासायनिक क्रियाएं होती हैं। आपका आपको पता है दोस्तों, ताप दाब की क्रिया तभी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमने पढ़ा था कि आपका ये संवहन की क्रिया हो गई, जिसे हम लोग संवहन हो गया आपका। दोस्तों एक और था, संवहन होता था, और एक कौन, 3 प्रक्रिया होती थी ना। संवहन हो गया, विकिरण हो गया, एक और था। तीनों प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, तो हमने बताया था भाई। आप लोग देखिए, सारा सेशन देखिए, जो स्टार्टिंग से बच्चे नहीं देख रहे हैं, स्टार्टिंग वाला जरूर देखेंगे जो नए जुड़े हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं भाई? नाभिक में देखिए ध्यान से इसको, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही तो कहते हैं भैया मास नंबर, यानी कि एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब द्रव्यमान संख्या, राइट आंसर यह होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जब इनके गुण भिन्न भिन्न हैं भैया, इनके परमाणु क्रमांक समान हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? आप खुद बता दो, ये आपके लिए। देखिए भैया, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही ये बात, आपको यह जवाब देना है
कमेंट बॉक्स में। जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप ज़रूर ज़रूर इसको कमेंट करिएगा। ऐसे ही प्रश्न हमने ऊपर बताया। जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसे क्या कहते हैं भैया? आइसोटोप कहते हैं। जिसका परमाणु भार बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। सभी लोग डेली डेली आया करिए भैया, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। बस आपसे एक यही उम्मीद है। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेंगे डेली नोटिफिकेशन के लिए। 9 बजे जुड़िए। अब मिलते हैं दोस्तों सुबह 11:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों।